சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். उन्होंने कहा है कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड, यानी सनातन धर्म को मिटाया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। स्टालिन तो उस वक्त सामने विजय बैठे हुए थे और विजय मुस्कुरा रहे थे, वो खामोश थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ भी जोड़ लिए। क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि सनातन यानी हिंदू धर्म का नाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए? इतना एक्सट्रीम बयान देने की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी? इसके मायने आपको समझना ज़रूरी है कि साउथ इंडियन या तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में, द्रविडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में और हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अर्थ होता है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बहुत ही अजीब कारणों की वजह से तमिलनाडु अचानक जो हमारी हिंदी पट्टी है उसकी खबरों का हिस्सा बन गया है या नेशनल हेडलाइंस का हिस्सा बन गया है। उसकी बड़ी वजह तो ये है कि विजय, जो पहले क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं तमिलनाडु के, वो एक बड़ा चार्म और क्रेज़ लेकर आए हैं, क्योंकि उससे पहले वो एक बड़े सुपरस्टार, फिल्मों के बड़े अभिनेता माने जाते रहे। लेकिन अब जो खबर ब्रेक हो रही है वो ये कि उदयनिधि स्टालिन, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है फ़िलहाल असेंबली में तमिलनाडु की, उसके पहले ही दिन जो उन्होंने भाषण दिया और जो उन्होंने बयान दिया, उसने कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी ख़ासकर उत्तर भारत में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो अपने आप में हैरान तो नहीं करती, लेकिन फिर भी एक बड़ी डिबेट, एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड, यानी सनातन धर्म को मिटाया जाना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कुछ किया जा सकता है। जब भी बोल रहे थे उदयनिधि स्टालिन, तो उस वक्त सामने विजय बैठे हुए थे और विजय मुस्कुरा रहे थे, वो खामोश थे और फिर उसके बाद उन्होंने अपने हाथ भी जोड़ लिए। आइए सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं। மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो आपने देखा फिलहाल कि किस तरह से हमने आपको छोटा ही एक भाषण का हिस्सा सुनवाया है, क्योंकि तमिल में ये भाषण है। उसके बाद जो विजय चीफ मिनिस्टर नए चुने गए, उनका कोई रिएक्शन इस मामले में आपत्ति जताते हुए नहीं आया, ना ही सहमति जताते हुए ही आया है। वो मुस्कुरा रहे हैं और उसके बाद फिर इस तरह से हाथ जोड़ लेते हैं। अब दर्शकों के ऊपर है ये कि वो या उनके वोटर जो हैं वो किस तरह से उनकी इस रिएक्शन को समझेंगे। अब आप देख रहे हैं, फिलहाल इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि स्टालिन ही पहले इस तरह के बयान लगभग 1 साल पहले दे चुके हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से उनको कहा था कि वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह के बयान वो पहले भी दे चुके थे। काफ़ी अप्रोर, काफ़ी हंगामा हुआ था उत्तर भारत नहीं, मैं कहूँगी राष्ट्रीय स्तर पर। अब भी मैं देख रही हूँ प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि राज्यसभा की MP रह चुकी हैं शिवसेना से, वो कह रही हैं सनातन धर्म वो है जो न कभी पैदा हुआ न कभी नष्ट होगा, ये अनादि है, अनंत है और शाश्वत है। क्या मायने हैं इस बात के? क्या वाकई वो कह रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन इस बात को कह रहे हैं कि क्या वाकई वो ये चाहते हैं कि सनातन यानी हिंदू धर्म का नाश हो जाए, वो नष्ट हो जाए? इतना एक्सट्रीम बयान देने की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी? इसके मायने क्या हैं? समझने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ प्रभाकर मौजूद हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ढूंढ के हमने आपके लिए उनको निकाला है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि तमिलनाडु की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझता है और साथ ही वो हिंदी भी बोल सकते हैं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो एक नॉर्थ इंडियन के तौर पर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इस तरह का एक एक्सट्रीम, मैं कहती हूँ हिंदुत्व की राजनीति या मेजॉरिटेरियनिज्म की राजनीति, इसको थोड़ी देर के लिए हम किनारे रख दें, इस पर भी हम बहस करेंगे, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट को दोबारा दिए जाने के पीछे क्या राजनीति देखते हैं आप? मैम, धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में आमंत्रित करने के लिए। ये सनातन धर्म जो टर्म यूज़ किया है उदयनिधि स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आज लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको समझना ज़रूरी है कि साउथ इंडियन या तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में, द्रविडियन पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में और हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन या हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अर्थ होता है। जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो पूरे खत्म करने की बात कर रहे हैं, इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में, वो उसके इरेडिकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने 2023 में देखा था, जब उन्होंने पहली बार सनातन धर्म को इरेडिकेशन के ख़त्म करने की बात की थी और उसे दूसरे काफ़ी खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
तो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में काफ़ी इसका ऑपोजिशन, इसका विरोध हुआ था कि क्योंकि नॉर्थ इंडिया का अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म यानी पूरा हिंदुइज्म को सनातन धर्म हिंदुइज्म के तौर पर देखा जा रहा है। तो उदयनिधि स्टैलिन जो एक एथीस्ट है, जो भगवान में नहीं मानते, उनके पिताजी पूर्व चीफ मिनिस्टर और डीएमके के प्रेसिडेंट एमके स्टालिन की तरह वो ऐसा नॉर्थ इंडिया उनको ऐसे देख रहा है कि वो पूरे हिंदुइज्म को खत्म करना चाहते हैं, उस तरीके से समझ रहे हैं। इसीलिए ये कंफ्यूजन और ये कंट्रोवर्सी खड़ा हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये जाति के विरोध में ये एक स्टेटमेंट है, तो पहली बात तो मुझे कई सवाल उभर रहे हैं आपके इस जवाब से, मैं पूछती हूँ वो सवाल भी, लेकिन पहली बात मुझे बताइए कि नई असेंबली के पहले दिन सामने बैठे हैं मुख्यमंत्री और जो लीडर ऑफ अपोजिशन, जो उन्हीं का काउंटर पार्ट है, उन्हीं के बराबर ओहदा रखता है वो व्यक्ति ऑपोजिशन में, वो क्यों कह रहे हैं उनके सामने पहले दिन ही उन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बारे में क्यों चुना? और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विजय बैठे हुए हैं, खामोशी से सुन रहे हैं, वो मुस्कुराए, उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिए और पूरी असेंबली में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा मुझे, ना ही सुनाई दिया जो खड़े होकर ये कहता कि उदयनिधि जो कह रहे हैं वो गलत है या वो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो विजय की रिएक्शन और बाकी तमाम लोगों की एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। मैम, इसका जवाब मैं थोड़ा डिटेल में देना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी भी हमारे दर्शकों को गलत मैसेज नहीं देना चाहता। पहली बात यह है कि डीएमके का पॉलिटिक्स और टीवी के चीफ मिनिस्टर विजय का पॉलिटिक्स बीजेपी के रेफरेंस में सेम है। दोनों बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को अपोज कर रहे हैं। उन्होंने विजय ने भी खुद हर कैंपेन में कहा है कि बीजेपी उनके आइडियोलॉजिकल एनिमी है। तो उस पैमाने पे अगर हम देखें तो उदयनिधि स्टैलिन एक अपने आप को एक उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाना चाहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा बड़ा बीजेपी विरोधी हूँ और मैं सिर्फ गवर्नेंस के मामले में नहीं लेकिन आइडियोलॉजी के मामले में भी मैं आपसे ज़्यादा और मैं यानी डीएमके आपसे टीवीके से ज़्यादा, विजय से ज़्यादा बीजेपी का विरोध कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि क्यों विजय ने और विजय की पार्टी में से किसी ने भी इस स्टेटमेंट के अपोजिशन में कुछ सवाल नहीं खड़ा किया। इसमें काफ़ी न्यूआंस चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं इनफैक्ट। एक तो ये है कि विजय का पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो वो किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे जवाब नहीं देते और एकदम साइलेंस मेंटेन करते हैं। वो शायद बिलीव करते हैं कि माय एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये पहली बात है। ये हम उनके कैंपेन में भी देखते जा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बाहर आई थी तो उन्होंने ज़्यादा कुछ उसके बारे में बात नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि समझना ज़रूरी है कि विजय खुद क्रिश्चियन है, ओपनली क्रिश्चियन है। सी जोसेफ विजय अपना नाम है। तो एक क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर अगर सनातन धर्म के अगेंस्ट में अगर कुछ अगेंस्ट या प्रो में अगर कुछ कहते हैं तो उसे मिस इंटरप्रिटेशन, जैसे कि हिंदी भाषी राज्यों में उसे गलत तरीके से लोग समझ सकते हैं उसे। तो वो इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका उनको सिर्फ अपने गवर्नेंस के स्टैंडर्ड पे जज किया जाए, ऐसा वो मान रहे हैं। ऐसा मेरा रीडिंग है इसका। तो उदयनिधि स्टालिन ने ये चीज़ क्यों अभी उठाई है? शायद मुझे लगता है कि पूरा देश, पूरी दुनिया विजय के बारे में बात कर रही है, तो न्यूज़ में शायद उदयनिधि स्टालिन चाहते हैं कि वो भी आए, उनके बारे में भी बात हो, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी एक काफ़ी तगड़ी पोस्ट है। तो ये वजह हो सकती है कि उन्होंने ये क्यों कहा है। सिर्फ ये नहीं, डेफिनेटली आइडियोलॉजिकल भी है, लेकिन ये एक पॉइंट भी हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समझ पा रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि तमाम जो शोहरत और ये
आन बान शान के साथ जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, पूरी शोहरत उन्हें मिल रही है, पूरी स्पॉटलाइट उनको मिल रही है। और वाकई ये बात तो बड़ी कामयाबी के साथ, आप देखिए एक ही झटके में उन्होंने कैसे स्पॉटलाइट चुरा ली है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही है कि जो वो करने की कोशिश कर रहे थे उसे बड़े कामयाब तरीके से वो कर पाए हैं। और मुझे ये भी एहसास हो रहा है सिद्धार्थ, अगर आप मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं दुरुस्त ना हूँ, कि ये विजय के लिए ये जो टेन्योर है इनका चीफ मिनिस्टर का, ये बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पहले ही दिन जिस तरह से लाइमलाइट चुराई, पहले ही दिन जिस तरह से उन्हें एक कॉर्नर में करने की कोशिश है कि अब आप जवाब दीजिए, मैंने तो बोल दिया कि सनातन को इरेडिकेट करना है, नष्ट करना है, अब आपका क्या जवाब होगा। तो उनकी खामोशी को भी 4-6 अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मैं ये मान लेती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, जो मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन और एक तरह से इसको इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। इसमें अगर ये कोशिश थी ये बताने की कि देखिए एक आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन बीजेपी की, जो हिंदुत्व की मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स का अभी भी स्टालिन परिवार ही रहेगा, या अभी भी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार ही है, या वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। मुझे लगता है इस तरह का स्टेटमेंट देके तो और ज़्यादा हवा दी गई है और ज़्यादा ऑक्सीजन मिली है, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी और बीजेपी और आरएसएस नॉर्थ इंडिया को ये बताने में कामयाब होंगे कि देखिए इन लोगों के ख़िलाफ़, इन लोगों के मुखालिफ हम कोशिश कर रहे हैं कि सनातन को हम जिंदा रखें या सनातन को बचाएं। तो जो हिंदू धर्म खतरे में है, जो ये बात बार बार कही जाती है, इस तरह के बयान देके तो इट डायरेक्टली फीड्स इनटू दैट नैरेटिव। बिल्कुल मैडम, आपकी बात सही है क्योंकि 2023 में भी यही हुआ था। उदयनिधि स्टालिन के ये सनातन धर्म के अगेंस्ट रिमार्क्स को हिंदी भाषी राज्यों में प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस्तेमाल किया था और एक नैरेटिव फिक्स किया था कि जो इंडिया अलायंस के पार्टनर है या जो मुख्य पार्टनर डीएमके है वो हिंदू विरोधी है। मैं समझता हूँ कि डीएमके को अभी सिर्फ तमिलनाडु अपना रेलेवेंस वो सिर्फ तमिलनाडु पॉलिटिक्स में देख रहे हैं फिलहाल, क्योंकि विजय के आने के बाद उन्हें काफ़ी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके क्लोज सर्कल्स या उनके स्ट्रेटेजिस्ट, उनके एनालिस्ट ने शायद इतनी बुरी तरीके से हारेंगे ऐसा प्रोजेक्शन नहीं किया था। तो इसीलिए, और वो इंडिया अलायंस से अभी बाहर भी आ गए हैं, कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना एक अलायंस तोड़ दिया है। तो इंडिया के दूसरे भागों में इस स्टेटमेंट का, इस आइडियोलॉजिकल पोजीशन का क्या ऑपोजिशन होगा, वो शायद उसके बारे में उन्हें ज़्यादा अभी मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ रहा है, या वो उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। वो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में सनातन धर्म का ऑपोजिशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे लोग काफ़ी पसंद भी, एक सेक्शन ऑफ लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, और ये दिखाता है, तमिलनाडु में दर्शाता है कि वो प्रो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है, प्रो ये कास्ट बेस्ड, एंटी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भेज रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है वो टीवी के और विजय भी बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में विजय ने अपने गवर्नमेंट को सेक्युलर सोशल जस्टिस का एक टर्म दिया था। तो ये दोनों पार्टियां, आज हम असेंबली में देख रहे हैं, दोनों पार्टियां लड़ रही है ये बताने के लिए कि कौन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन ज़्यादा अच्छा सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स प्ले कर सकता है। सिद्धार्थ, आपने अभी अपनी एक बातचीत में, अभी जवाब में ये कहा कि ये विजय, चूंकि वो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो उनके लिए स्टैंड लेना आसान नहीं होगा। मुझे बताइए कि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स अभी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, एक तरह के से नरेंद्र मोदी और आरएसएस का जो मेजॉरिटेरियन एंटी मुस्लिम पूरा जो एक एजेंडा है, और एंटी फेडरल भी जो एजेंडा है, भारत के पूरे संघवाद के खिलाफ भी नज़र आता है, उसके एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर हमने देखा है स्टालिन को, खासकर एमके स्टालिन को खड़े हुए उनके सामने। अब जबकि ये चेंज ऑफ गार्ड है, यहाँ पर दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं, किस तरह से, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि कौन ज़्यादा सोशल जस्टिस की बात करता है, कौन ज़्यादा अपने को ये बताने की कोशिश करता है कि कितना सेक्युलर, कितना लिबरल है, यानी
कम्युनलिज्म नहीं जैसा कि हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, बल्कि एक तरह का कंपेटिटिव सोशल जस्टिसिज्म या फिर कंपेटिटिव लिबरलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि सावधानी बरत रहे हैं विजय, तो मुझे बताइए कि कितना फ़र्क आएगा और किस तरह का फ़र्क देखने को मिलेगा तमिलनाडु से जो पॉलिटिक्स आएगी अंडर विजय एज अ चीफ मिनिस्टर, और रेस्ट ऑफ इंडिया इसको, भारत का बाकी हिस्सा कैसे देखेगा? मैम ये एकदम बढ़िया सवाल है। इसका जवाब देने के लिए मैं हिस्ट्री को देख रहा हूँ। जब 1970s में एमजी रामचंद्रन, जो विजय की तरह एक्सट्रीमली पॉपुलर फिल्म एक्टर थे, सुपरस्टार थे, उन्होंने डीएमके को तोड़ के एडीएमके बनाया। तो उस टाइम पे भी डीएमके गवर्नमेंट करुणानिधि जी के चीफ मिनिस्टर में जब चीफ मिनिस्टर थे, तब उनके सेंटर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। लेकिन जब एडीएमके आया तो उन्होंने कॉन्शियसली सेंटर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया, जो एनालिस्ट कहते हैं कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट को काफी फायदा हुआ और खुद एमजीआर को भी फायदा हुआ। हमें याद रखना चाहिए कि एमजीआर के आने के बाद वो अपने मृत्यु तक चीफ मिनिस्टर रहे और डीएमके उस समय में एक भी बार नहीं जीत पाई। तो मैं विजय के पॉलिटिक्स को उसी तरीके से देख रहा हूँ। वो डेफिनेटली सेक्युलर सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, जो डीएमके जिस सेक्युलर सोशल जस्टिस की बात करती है, उसी पॉलिटिक्स को वो भी प्ले करेंगे, उसी फ्रेमवर्क में रहेंगे। लेकिन इतना ओपनली डीएमके जितना एग्रेसिव था सेंटर के साथ, उस मायने में शायद विजय नहीं होंगे एग्रेसिव। वो एक स्मूथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे के जी अरुण राज, जो फॉर्मर इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स में काम कर चुके हैं। मेरे सूत्र जिस तरीके से बता रहे हैं, मेरे हिसाब से वो यूनियन गवर्नमेंट और विजय के गवर्नमेंट के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह होंगे। जी हाँ, बिल्कुल आखिरी सवाल अब आपसे, बिल्कुल, कि किस तरह से ये जो पूरा माना जा रहा था कि विजय को अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कि आपकी जात कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, हर किसी ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है और इसीलिए वो मुख्यमंत्री बन पाए हैं। वो पूरी तरीके से एक जो उनकी सिनेमा वाले जो फैंस थे, जो भीड़ थी, उसको तब्दील कर पाए हैं वोट में, और ये उनकी एक शानदार कामयाबी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक उनकी ईसाई पहचान की वजह से क्या अपने को थोड़ा सीमित रखेंगे, थोड़ा लिमिटेड रखेंगे? ऐसी कोई बात आपको समझ में आ रही है, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको हर जो सेक्शन है ऑफ द सोसाइटी उसने वोट दिया है? मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि जो हिंदी भाषी आपके दर्शक हैं, उन्होंने विजय के फिल्म शायद देखे नहीं होंगे, या उसमें जो सिंबलिज्म होगा उन्हें समझ में नहीं आया होगा। मैम विजय एक क्रिश्चियन है, ऐसा सिर्फ आप उसके नाम से ही समझ सकते हैं। बाकी वो अपने माथे पे टीका लगाते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ में हिंदू कैरेक्टर्स निभाया है, जो काफ़ी भगवान में भरोसा रखते हैं, उस तरीके के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। तो उनका जो आइडेंटिटी है, वो ऐसा क्रिश्चियन आइडेंटिटी नहीं है, जो जैसा एक हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं क्रिश्चियंस का, कि क्रॉस पहने हैं या ऐसे, वैसा नहीं है वो। इसी एक वजह से उनका जो आइडेंटिटी है और या उनका जो फैन बेस है, वो कास्ट, क्लास और रिलीजन को ट्रांसेंड करता है। उन्होंने अपने फैन बेस को एक वोटर में जो कन्वर्ट किया है, तो उनके फैन बेस उनको क्रिश्चियन या हिंदू या दलित या पिछड़ा या ब्राह्मण उस तरीके से नहीं देखते। वो सिर्फ अपने आप को विजय उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन है उस तरीके से देखते हैं। एक सेवियर की तरह देखते हैं, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 तमिलनाडु गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक एक बात बताई, जिससे मैं खुद काफ़ी एस्टॉनिश हो गया। उन्होंने कहा कि विजय के पास वो एबिलिटी है कि वो कास्ट को एनिहिलेट या इरेडिकेट कर पाए, ऐसे उनके पास एक क्षमता है। क्योंकि ये इलेक्शन में हम देख रहे हैं, जो तमिलनाडु में कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी मायने रखता है, स्पेशली वोटिंग के टाइम पे। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कास्ट, ओबीसी कास्ट बेल्ट्स में हर जगह में विजय को अच्छे वोट मिले हैं। ये बात सही है कि उनके ज़्यादा सीट कन्वर्जन अर्बन एरियाज में हुए हैं, लेकिन जो वोट उन्हें मिले हैं वो रूरल में मिले हैं, अर्बन में मिले हैं। कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन्स उन्हें वोट मिले हैं, कटिंग अक्रॉस रिलीजन लाइन और क्लास लाइन्स वोट मिले हैं। तो डेफिनेटली ऐसी एक एबिलिटी रखते हैं विजय, ऐसा
सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मानना है, जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स को 20-25 साल से देख रहे हैं। बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई है। इतनी ज़्यादा अंधेरी दुनिया में जहां हम रहते हैं नॉर्थ इंडियंस, और ख़ासकर बंगाल चुनाव के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पूरा बहुसंख्यकवाद से, कि अंधेरे से ये आकाश पूरे तरीके से मैं देख रही हूँ काला हो गया है, ऐसे में बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ प्रभाकर इस बातचीत के लिए।